एक तरफ आप बोलते हैं कि यार हमें भारत के लिए सोल्यूशन बनाना है जी। दूसरी तरफ वीसी बोलते हैं कि यार यूएस में नहीं हो रहा, चाइना में नहीं हो रहा, तो यहाँ कैसे हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर फिर करेगा क्या? कि हम इस कंपनी के साथ अगले 10 साल तक रहेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे शार्क्स इतना टाइम ना दे पाए और 10 साल तक उतना टाइम देना पाना बहुत मुश्किल काम है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे फाउंडर ज्ञान के इंटरव्यू सीरीज में मौजूद हैं अर्पित अग्रवाल, जो कि पार्टनर हैं ब्लूम वेंचर्स के। कौन सी कंपनियां यूनिकॉर्न बनती है, कौन से स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, क्या चीज देखते हैं फंडिंग करने से पहले, कैसे आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो कंपटीशन से, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अर्पित से। तो अर्पित, वेलकम टू स्टार्टअप ज्ञान। थैंक यू अर्नव। तो अर्पित, मेरा सवाल ये था कि आजकल शार्क टैंक काफी ज्यादा पॉपुलर है, बहुत popular और ऐसा लग रहा है कि आप हर दिन से, कई सालों से, 9 साल से शार्क टैंक ही खेल रहे हैं। आप बेसिकली एक कहानी बताता हूँ। हाँ। मेरी कलीग है एक, उसकी नानी ने पूछा क्या करती हो तुम, तो उसकी नानी को उसने कुछ कुछ कहानी बताई होगी, मुझे याद नहीं क्या बताया, लेकिन नानी ने बोला अरे ये तो शार्क टैंक में भी खेलते हैं। कहती हाँ नानी आप सही पकड़ी, उसमें तो कुछ अकल ही नहीं लगती। नहीं, वो बाहर से व्यूअर्स को भी यही लगता है कि यार इन्वेस्टर्स की लाइफ सबसे आसान होगी, सबसे आसान, क्योंकि उनको क्या है कि उनको बस चूज करना है कि यार किसको फंड करना है। मेहनत तो स्टार्टअप और उनकी टीम को करना है, वीसीज को बस बेट्स लेनी है, और उसमें भी उनके जो एलपी है उनको पता ही है कि रिस्की बेट्स हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 10% लिख के उन्होंने दिया है पेपर में कि हम देंगे। तो रिस्की भी, और मेन है कि स्टार्टअप का फन की सब कुछ दुनिया में क्या बदलने वाला है वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बट उसके अंदर घुसे नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यार एज अ वीसी ऐसी क्या प्रॉब्लम्स या क्या चीजें, मिथ्स हैं जो आप फेस करते हैं? कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स होती है? फाउंडर्स की तो हमको पता ही है। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो कि फुल टाइम इन्वेस्टर हैं, ये इंडिया में बहुत कम होते हैं, और यूएस में भी कम ही होते हैं, प्रोपोर्शनली तो कम ही होते हैं, लेकिन शायद ज्यादा होते हैं। और कल्चर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया में। इंडिया में ये देखा जाता है जो पैसा दे रहा है वो आपसे आगे है या आपसे ऊपर है, ऐसा हमारे कल्चर में है। इसकी वजह से क्या होता है कि मैंने बहुत देखा है, खासतौर पर ऐसे फाउंडर जो कि स्मॉल टाउन से आते हैं, उनका ये नेचर होता है कि हमें किसी तरह से वीसी से मिलने को मिल जाए, मतलब फंडिंग तो बाद में होगी, पहले वीसी से मिलने को मिल जाए। और उनका जवाब और सवाल सिर्फ इतना ही है, आप हमें फंड करोगे क्या? जो सबसे बड़ा मिथ मुझे लगता है, जो हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, और थैंक यू ये शो पे लाने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए। हम लोग जो इन्वेस्टर हैं, फुल टाइम इन्वेस्टर हैं, वो हम भी एक एवरेज, एक सिंपल, अपना आम आदमी जैसे होते हैं। मतलब क्या, हम लोग गलतियां भी करते हैं, हम लोग इमोशन में भी आते हैं, हम लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, और हम लोग अपनी जिंदगी में कि जो भी पाथ है उसमें आगे जा रहे हैं। ये जो अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो एक आदमी जैसी ही प्रॉब्लम्स हैं। जो ऐसे लोग जो कि नया वीसी फर्म शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप का चैलेंज है, टीम बिल्डिंग का चैलेंज है, इन्वेस्टमेंट सोर्स करने का चैलेंज है, डिफरेंशिएशन का चैलेंज है। चैलेंजेस एंटरप्रेन्योर से डिफरेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना है लोगों को, कि एक वीसी भी आम आदमी होता है। दूसरी चीज क्या है कि बहुत बार आप ये देखेंगे कि लोगों को लगता है कि मैंने जस्ट स्टार्टअप कर ली, अब इसके बाद तो मैं यूनिकॉर्न बन ही जाऊंगा, राइट? मतलब, या मुझे अगर पहला राउंड मिल भी गया तो मैं यूनिकॉर्न बन ही जाऊंगा। वो रेस लगी है जल्दी, और वो रेस लगी है उनको। रियलिटी ये है, दो रियलिटी है इसकी। एक रियलिटी है कि अगर आपको 1000 लोगों को फंडिंग मिल भी गई, उसमें से एक यूनिकॉर्न बनेगा। इसलिए उसका नाम यूनिकॉर्न है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। है ना? दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सारी जो लाइन है, जो प्रोसेस है, 7, 8, 10 साल में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अपने अंदर अपने को चैलेंज करना पड़ता है, नई नई चीजों से को फेस करना पड़ता है, तब जाके कोई कंपनी बहुत बड़ी बनती है। यूनिकॉर्न बने या ना बने, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फंडिंग मिलने से या पहले या दूसरे राउंड की फंडिंग मिलने से आप यूनिकॉर्न नहीं बनते हो, और जो भी यूनिकॉर्न बना है उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, ये हमें मान के चलना चाहिए। तीसरा मिथ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपका जो बिजनेस है वो, आप ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आप चाह के भी वेंचर कैपिटल से फंडिंग नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वेंचर कैपिटल एक बहुत ही नैरो, एक छोटी सी विंडो में ऑपरेट करता है। ऐसे बिजनेसेस जो कि टिपिकली प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं,
5 से 7 साल में 1000 गुना ग्रो कर सकते हैं। केवल उन्हीं बिजनेसेस को वेंचर कैपिटल फंड कर सकता है। और बेसिकली उनका मार्केट भी काफी बड़ा होना चाहिए। उनका मार्केट भी बड़ा होना चाहिए, उनका टेक्नोलॉजी प्रूव होना चाहिए, उनके फाउंडर्स के बहुत कैपेबल होना चाहिए, इकोसिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें अलाइन होती हैं, सारे सिग्नल ग्रीन दिखते हैं, तब जाके कोई कंपनी बड़ी बन पाती है। ये सारी चीजें जो है वो मिथ है, जो मैं चाहता हूं कि लोग जानें और समझें और शायद उसको इम्प्रूव करें। अभी जैसे कि आप देखेंगे कि शार्क टैंक काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, 1-1.5 घंटे का पिच होता है और वो वहीं के वहीं डिसाइड करते हैं। तो ओवरऑल आप भी इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, आपके और उनके में क्या डिफरेंस होता है? एक वो देखा कि बहुत बार मैंने देखा कि वीसीज काफी हाई वैल्यूएशन में फंड करते हैं, वहाँ उनका फीडबैक होता है कि ज्यादा हाई वैल्यूएशन। हाँ, और आपका फीडबैक होता है कि वो बहुत जल्दी करते हैं, हम पूरा रिसर्च करके डीप डाइव। देखिए, कई सारी चीजों में डिफरेंस है शार्क टैंक और वेंचर कैपिटल की लाइफ में। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो उनका जनरली उनका खुद का पैसा होता है, तो उनका अपना राइट है इन्वेस्ट करने का, यस या नो, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको खुद का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी जो अमाउंट है, जो फंडिंग की अमाउंट है, वो छोटी होती है। 50 लाख 1 करोड़ से ज्यादा यूजुअली नहीं होती है, कभी कभी होती भी है, बट इस रेंज में होती है। हमारी फंडिंग की अमाउंट होती है 1 से 2 मिलियन, मतलब 8 से 16 करोड़। तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। तीसरा, जो उनका डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग उनका फंक्शन है कि वो एक सीजन में शायद 25-30 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। हमारा पूरे साल में 12 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, वो भी 5 लोगों के बीच में। इतनी बड़ी टीम होने के बाद तो इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं। हम शार्क टैंक से अपने बिजनेस को मोटा मोटा कंपेयर कर सकते हैं, बट शार्क टैंक जो काम करते हैं, अच्छा काम कर रहा है। आई थिंक सोनी और सारे शार्क्स ने मिलकर काफी पॉपुलराइज किया है ये कॉन्सेप्ट। पहले आजकल डिनर टेबल पे लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा का, और जो क्वालिटी ऑफ स्टार्टअप चूज किए उन्होंने, वो बहुत अच्छे स्टार्टअप चूज किए। लेकिन उनके काम से ज्यादा इंटेंसिव काम हम लोग करते हैं कंपनीज को चूज करने के पहले। और एक और बात भी है, हम लोग इंस्टीट्यूशन हैं, उसकी वजह से हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इस कंपनी के साथ अगले 10 साल तक रहेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे शार्क्स इतना टाइम ना दे पाए, और 10 साल तक उतना टाइम देना पाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अभी जैसे कि तो जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं वो काफ़ी लॉसेस दिखाते हैं, बट वीसीज उनको बहुत हाईली वैल्यू कर रहे हैं। जो नॉर्मल लोगों का ये होता है कि यार इनको क्यों इतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है, ये तो कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हैं। और ये भी वीसीज का होता है कि पहले कभी ग्रोथ पे फोकस किया, उसके बाद डिस्कशन हो गया प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो एज ए एंटरप्रेन्योर क्या हमें अपने हिसाब से करना चाहिए कि अभी हमें ग्रोथ पे करना है प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर हमें वीसी से फीडबैक लेना चाहिए? क्योंकि 2020 के अराउंड सबने बोला ग्रोथ पे फोकस करो, सबने दुनिया भर में हर जगह एक्सपेंड किया, अचानक 2022 में शिफ्ट हो गया कि यार प्रॉफिटेबल बनना है। क्या ये वन एस्पेक्ट ऑफ वीसी है कि आपको उनकी बात माननी पड़ेगी कि अगर ग्रोथ बोल रहे हैं तो ग्रोथ करें, प्रॉफिटेबल करें तो प्रॉफिटेबल करें, या फिर इसका कोई और तरीका भी है? एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने बोला, एंटरप्रेन्योर तो अपने लिए बिजनेस कर रहा है। ओके। और हम ये चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर ड्राइविंग सीट पे हमेशा रहे। अच्छे वीसीज, अब ऐसा हो सकता है कुछ लोग अपनी बात को मनवाना ही चाहते हो, तो शायद गलत है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर लोग नहीं करते। और वो जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर ग्राउंड पर है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और उन्होंने एंटरप्रेन्योर ने जो सोचा है वो लार्जली ठीक होगा, ऐसा माना जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि एंटरप्रेन्योर फीडबैक लेते हैं। एंटरप्रेन्योर ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टर मार्केट किस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा है। आज अगर ग्रोथ को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ग्रोथ दिखाएंगे, कल को प्रॉफिटेबिलिटी रिस्पॉन्ड करे तो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएंगे। वो ठीक है, ये तरीका है प्रेजेंट करने का, सेम चीज सेम कहानी को। रही बात इसकी कि प्रॉफिट और लॉस, देखिए हमारे प्राइवेट मार्केट में प्रॉफिट और लॉस इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, एज लॉन्ग एज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर इट कैन बी सेड कि कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ कि हाँ कंपनी में प्रॉफिट बनेगा। जो भी कंपनी आज प्रॉफिटेबल है, जो भी कंपनी लिस्ट हुई है, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे और भी कोई कंपनी हो, वो भले ही आज लॉस कर रही हो, लेकिन उनको पता है कि उनको प्रॉफिट कैसे बनाना है। हाँ, ये आपका विश्वास आपको होना चाहिए कि वो कैसा कर पाएंगे। अगर आपको विश्वास है तो उनकी वैल्यूएशन मिलेगी, आपको विश्वास नहीं है तो वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। लेकिन बिना प्रॉफिटेबिलिटी का लाइन ऑफ साइट दिखाए तो मुश्किल है किसी भी मार्केट में पैसा उठाना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। अब ये बात अलग है कि आप अगर उनका 2 साल पुराना बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो उसमें लॉसेस दिखेंगे और लगेगा कि बहुत लॉसेस हो रहे हैं, ये कैसा बिजनेस है, तो ये अनफेयर है, बहुत ज्यादा अनफेयर है। ये काफी पॉपुलर नैरेटिव है, मैं चाहता हूं कि इसको लोग जाने कि ये अनफेयर है, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, और जो स्टार्टअप की जर्नी है वो काफी लंबी है, आगे भी जाने वाली है। आप ये बोलें कि वो उस दिन लॉस में था तो ये खराब बिजनेस है,
वो प्रॉफिटेबल हो सकता है और हुए भी हैं। एक पेटीएम का एग्जांपल लेना चाहूंगा जो अभी प्रॉफिटेबल है, पहले नहीं था, तो ऐसे हो ही सकता है। आपको देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। और रही बात इसकी, आपकी चॉइस है आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एज अ पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मेरी चॉइस है एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर, मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। तो वैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस के रिलेशन में अनफेयर कंपैरिजन है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपने इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, बहुत सारी अच्छा भी कर रही है, बट ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो आपने मिस कर दिए हैं, आप बोलते हो कि यार ये मतलब हम देख नहीं पाए या हम इसका पोटेंशियल नहीं वो कर पाए? हम बहुत हैं, एंटी पोर्टफोलियो तो भर भर के है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कि आते हैं बिजनेस पे पैसा लेने के लिए, और उसके बाद हमें क्या लगा, एक दो बार मिले हम लोग, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद 7-8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन भी हो गई। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं। ये तो नॉर्मल है हमारी लाइफ में, हमें ये तो मान के चलना चाहिए कि हम जितने पकड़ेंगे नहीं उससे ज़्यादा छोड़ेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जिसमें इन्वेस्ट किया वो बड़े हो, वो अच्छा करना चाहिए। जिसको आपने छोड़ दिया या आप मिल ही नहीं पाए तो अलग बात है। अभी जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट स्टार्टअप्स आ गए हैं, बट आपको क्या लगता है कि अगले में भी 5 या 10 ईयर्स में किस फील्ड के स्टार्टअप्स के ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है? देखिए, इंडिया में तो हर चीज की ही चैलेंज है। आप देखेंगे तो हम जो सुबह से शाम तक करते हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप जैसे कम्यूट करते हैं, चैलेंज है, आपके पानी में चैलेंज है, हवा में चैलेंज है, ट्रांसपोर्ट में चैलेंज मैंने बोला, आप जैसे काम करते हैं चैलेंज है, ब्रॉडबैंड में चैलेंज है, इलेक्ट्रिसिटी में, सब कुछ ही चैलेंज है। और ये तो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। आप अगर स्मॉल टाउन में जाएंगे, विलेजेस जाएंगे तो और ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ये सारे चैलेंजेस अगले 10 साल में कम होंगे। जितने चैलेंजेस कम होंगे वो सब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, वो शायद टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हुई। तो ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ईजाद करने के लिए 5 साल लग जाए, फिर आप उसको कमर्शियलाइज करेंगे 5 साल में, वो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन चैलेंजेस की कमी तो है नहीं इंडिया में। अब अगर आप ट्रेंड पूछेंगे तो आजकल तो खैर सब चीज़ का ही ट्रेंड है। सबसे लेटेस्ट बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड है। पिछले 3-4 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन इतनी ज़ोर से बढ़ा है कि उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। और हम लोगों ने भी कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारे पास यूलू है, ऑयलर मोटर्स है, बैटरी स्मार्ट है, वेक्मोकॉन है, इलेक्ट्रिक पे है, तो ये कंपनीज हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो इंटेलिजेंस को यूज़ करके, हमने सुना होगा चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ गए हैं, इन टूल्स को यूज़ करके लोग बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो ये ट्रेंड काफ़ी बड़ा है। एआई की और एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन हो सकती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं और यह चीज़ चल रही है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा ट्रेंड है कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, या फिर आप उनकी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत बड़ी। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर रोज़ ही नए तरह के प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म है जो अच्छे कंटेंट को दिखाता है, कोई कंटेंट को सर्च करता है, कोई किसी तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचता है, कोई किसी तरह से कॉमर्स की कोई सर्विस, क्विक कॉमर्स वगैरह सर्विस देता है। तो सब चीज़ें, हमारे देश में कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, हर तरह की चीज़ बन रही है। हाँ, ये अलग बात है कि आप, क्योंकि आप एआई स्टार्टअप हैं तो जरूरी नहीं कि आपको फंडिंग हो जाए। बिल्कुल, आपने ये नहीं कि आपका ये वीडियो सुन के आज ही मैं ये बनाऊं और यही मैं जेनेटिक एआई पे कंपनी बनाऊं और यही कर दूं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, अपॉर्चुनिटी कमी नहीं है। और मार्केट थैंकफुली इंडिया में ज्यादातर चीजों में बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, ज्यादा लोग फीस में पैसा भी देना चाहते हैं। एक ये है कि इंडिया का ऑफ कोर्स बोलते कि 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स या यूनिकॉर्न्स आ गए हैं, बट ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि जो फ्यूचर देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, क्या इंडिया में ब्राइट है? क्योंकि काफी सारे स्टार्टअप्स अभी पैसे भी नहीं बना पा रहे हैं जी। जो थोड़े आईपीओ कर रहे हैं उनका उतना बिना प्रॉफिट के आईपीओ कर रहे हैं तो शेयर प्राइस गिर रहे हैं। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या आप देखते हैं? यूएस में तो काफी, देखिए, इंडिया तो एंटरप्रेन्योरशिप नेशन ही है। हम जब पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले से एंटरप्रेन्योरशिप है, सैकड़ों साल से एंटरप्रेन्योरशिप है। आज के तारीख में जो भी हम चीज़ करते हैं, आज जो हम चीज़, आप जो टी शर्ट पहने हुए हैं, जो चश्मा पहने हुए हैं, जो जीन्स पहने हुए हैं, ये सारा एंटरप्रेन्योरशिप की देन है। किसी ने पहली बार स्टार्ट किया होगा ना। हाँ, वीसी फंडिंग वाली एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, वो शायद लिमिटेड है, 15 साल में शुरू हुई है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत सालों से है, कोई नई बात नहीं है। तो इंडिया में हम बोल सकते हैं नीड है, क्योंकि जॉब्स इतने नहीं है, फॉर्मल सेक्टर के जॉब बहुत कम है, तो 75% पीपल हैव टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो है, एक तो ये चीज हो गई। तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, होने ही वाला है। रही बात स्टार्टअप्स की और जो नैरो सेक्टर वेंचर फंडेड कंपनीज की हम बात करें, तो देखिए, मनी एंड मनी मार्केट्स
वर्क इन अ पर्टिकुलर वे। फॉर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर, जो सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उस मनी मार्केट को किस तरह से कैप्चर करना है उस तरह की कंपनी बनाते रहते हैं। जैसे आज भी एबिटा प्रॉफिट, पैट प्रॉफिट हमारे यहाँ बोर्ड मीटिंग में बोले जाने लगा है। सो ये फोकस, अब हमने फीडबैक लिया मार्केट से कि पब्लिक मार्केट में आप इवेंचुअली आपको पब्लिक मार्केट जाना ही है, पब्लिक मार्केट में क्या चल रहा है, एबिटा प्रॉफिटेबल इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज से सोचना पड़ेगा कि 3-4 साल के बाद जब मार्केट में जाएंगे तो आपको वहां पर वैल्यू मिले। फिर दूसरी चीज, ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने किया कि जो लिस्टिंग प्राइस था वो इतना ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया कि जो रिटेल इन्वेस्टर उसके लिए अपसाइड नहीं रही। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको राइट प्राइस करना है जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर जब आएगा तो उसके अगले 20 साल की उसकी अपसाइड दिखनी चाहिए, क्योंकि ये एक नई जर्नी है। 2021 में जब कंपनीज ने बहुत सारे लिस्ट होना शुरू हुआ हमारी इंडस्ट्री से, तो धीरे धीरे वो अभी हमें ये सीख रहे हैं। कुछ कंपनी इनमें से अच्छी कर रही हैं, कुछ बहुत खराब कर रही हैं, बट लर्निंग सबको हो गई। और अब जो नेक्स्ट फेज में कंपनीज आएंगी वो इस सब चीजों को सॉल्व करने के बाद आएंगी। और जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैंने ऐसे बोला, वो पब्लिक मार्केट या प्राइवेट मार्केट को कैसे यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए, कैसे यूज करना है अच्छा बिजनेस बनाने के लिए, वो उनको आता है, वो सीख लेंगे। राइट, हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें तो पैसा बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं, पैसा बन सकता है। मुझे पता है, बहुत सारी कंपनी से बोर्ड पे बैठता हूँ, पैसा बनता है, बन सकता है। हमें राइट ओरिएंटेशन की जरूरत है। जैसे कि मान लो कि कोई स्टार्टअप वीसी फर्म में अप्लाई कर रहा है, वहाँ मेल भेजे, रिप्लाई नहीं आया, 2-3 तरीके से किया, फाइनली रिप्लाई आया, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? ये तो चलो कुछ रिप्लाई आया, मे बी फीडबैक आया या कुछ मीटिंग के लिए बोला, बट वहां से लेके फंडिंग तक का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? एक इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर्स बताता हूँ। ब्लूम वेंचर्स को साल में 4 से 6 हजार, नंबर्स मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कंपनीज आती हैं पिच करने के लिए। 4 से 6 हजार कंपनीज। इनमें से ज्यादातर कंपनीज को हम ईमेल पे या तो मना कर देते हैं या कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए उसमें से लगभग 1000 या 1200 कंपनीज को हमने रिस्पॉन्ड किया या पहली मीटिंग की रिक्वेस्ट की। तो फर्स्ट मीटिंग्स हुई 1000 या 1200 या 1500 फर्स्ट मीटिंग्स हुई, तो ये रेशियो हुआ। उसके बाद फिर सेकेंड या थर्ड मीटिंग, फिर देन one of my team members would sit with them and understand their proposition and then will build an internal case. वो internal case अप्रूव होने के बाद और लोग इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी सीनियर लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद समझ लीजिए पहली मीटिंग से लेकर आपका जब तक आपको टर्म शीट मिलेगी, कम से कम 10-20 मीटिंग तो होंगी ही होंगी। बहुत सारे अलग अलग लोगों से मीटिंग होगी, क्योंकि जब हम लोग कितने में इन्वेस्ट करते हैं, 1200 में से केवल 10 या 12 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं साल में। ओके, तो आई 6000 थी, 6000 में से 12 कंपनी में इन्वेस्ट होता है। ओके, तो हम लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हमने अब तो, क्योंकि फर्म है, हमने बहुत साल से चला रहे हैं, तो ये सॉल्व कर ली है कि किस तरह से शॉर्टलिस्ट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, आईसी प्रोसेस क्या होना है, वो सब हमने सॉल्व कर लिया है। रेशियोज आपके अगेंस्ट हैं, आपको रिस्पॉन्स आ भी गया, आप अगर 1200 में आ भी गए तो भी आपको 12 में पहुंचते हैं, फिर भी 1:100 का रेशियो है। और इसके बीच में हमने बोला कि मल्टीपल मीटिंग्स, बहुत सारी मल्टीपल मीटिंग्स होंगी, बहुत सारी चीज़ों ठोका बजाया जाएगा, बैकग्राउंड रिसर्च किया जाएगा, और कम से कम 1 से 2 महीने का समय लगेगा। एक बहुत कॉमन ये भी तरीका है कि जो यूएस में सक्सेसफुल हो गया, लोग कोशिश करते हैं उसको इंडिया में करने के लिए। मतलब यूएस में भी सीरीज बी, सीरीज सी राउंड ले लिया, अब वहाँ पे आइडिया टेस्ट हो गया। और ये रीज़न ये भी है क्योंकि वीसीज भी पूछते हैं एंटरप्रेन्योर से कि यार ये किसी ने नहीं किया, या उनका रेफरेंस पॉइंट नहीं होता कि यार चाइना में ऐसा हो गया, फूड डिलीवरी चल गया, यहाँ चल जाएगा, वहाँ पे वीचैट चल गया, पेटीएम चल जाएगा। एक तरफ आप बोलते हैं कि यार हमें भारत के लिए सोल्यूशन बनाना है, दूसरी तरफ वीसी बोलते हैं कि यार वहाँ पे तो नहीं हो रहा है, यूएस में नहीं हो रहा, चाइना में नहीं हो रहा, तो यहाँ कैसे हो जाएगा? तो एंटरप्रेन्योर फिर करेगा क्या? बिजनेस बनाएगा एंटरप्रेन्योर, ऐसा बिल्कुल होगा। देखिए, वेंचर कैपिटल, मैंने शुरू में बोला कि वेंचर कैपिटलिस्ट लोग तो आम आदमी जैसे हैं, हमारे बायसेस हैं, हम गलतियां करते हैं, हम सीखते भी हैं, हम अपना व्यू चेंज भी करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। तो हमारे लिए तो आप बिजनेस नहीं बना रहे हैं, हमारे कहने से तो नहीं बना रहे हैं, आप अपने कहने से बिजनेस बना रहे हैं, और बना रहे हैं आपके कस्टमर के लिए। हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, एनेबलर हैं, हम तो एनेबलर हैं। आज मैं नहीं एनेबल करूंगा, कोई और एनेबल करेगा। तो हमारे कहने से आपने कुछ किया या नहीं किया, ये तो गलत बात है ना। ये जरूर है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस को किसी और तरह से प्रेजेंट किया, उससे आपकी ज्यादा फंडिंग हो गई, ये अलग बात है। लेकिन हमारे बिजनेस से तो नहीं किया आपने, तो ये करना गलत बात। किसी भी वीसी के कहने से बिजनेस नहीं करना है।
करना है, अपने लिए करना है और अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना है, और कोई तीसरा रीजन है नहीं। अब उस प्रोसेस में आपको दिख रहा है कस्टमर है हमारे पास, कस्टमर के साथ हम प्रॉफिट बना सकते हैं, ये बात वीसी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने बाद समझ में आएगी, 6 महीने बाद समझ में आएगी, आ जाएगी। अगर बिजनेस में वैल्यू है और बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो वेंचर कैपिटल फंडेबल है, तो कोई ना कोई वेंचर कैपिटल आपको मिल जाएगा। आजकल सबको स्टार्टअप करने का शौक है, आइडिया की कमी है नहीं, सुबह शाम सब 10-10 आइडिया सोच रहे हैं। तो बट आपने तो काफी सालों से कर रहे हैं, आपको पता है कौन से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं, तो फाउंडर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसमें कि सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो फाउंडर को बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए, और ये एम्बिशियस का वर्ड हम लूजली यूज नहीं कर सकते। हर किसी को लगता है कि वो यूनिकॉर्न बनना चाहता है, क्योंकि सपने तो कोई भी देख सकता है, लेकिन उस एम्बिशन को फॉलो करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप ये सपने में सोचते हैं कि हम 100 कर रहे हैं, कल हम 1 लाख करेंगे। सपने में तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन उस 1 लाख को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये करना हर किसी की कैपेबिलिटी में नहीं होता है। तो एम्बिशन फॉलोड बाय कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें जज करना पड़ता है जब हम स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करते हैं, कि आपकी सिर्फ एम्बिशन ना हो, सिर्फ ब्लैंक प्लान्स ना हो, लेकिन आपको कैपेबिलिटी होनी चाहिए वहाँ एग्जीक्यूशन करने की। और देखा जाए तो सारी कैपेबिलिटी एग्जीक्यूशन करने की फाउंडर के ऊपर डिपेंड करती है, वो कितना ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं और क्या क्या स्किल्स सीखना चाहते हैं, अपने आप को कैसे री इन्वेंट करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक और भी चीज़ है जो किसी बहुत वाइज आदमी ने बहुत साल पहले बोली थी, टोटली बिलीव करता हूँ, वो ये है कि ग्रेट मार्केट और बैड मार्केट ईट्स गुड फाउंडर्स फॉर लंच। अच्छा, तो अच्छे फाउंडर्स भी हों, बहुत अच्छे फाउंडर्स हो, लेकिन मार्केट अच्छा ना हो, बड़ा ना हो, तो आप अच्छी स्टार्टअप नहीं बना पाएंगे। तो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो मार्केट में स्टार्ट करें जिसमें बहुत बड़ी कंपनी बनने का चांस हो। और तीसरी बहुत बड़ी चीज है कि कंपनी को आप अच्छी कंपनी बनाना चाहते हैं, एम्बिशन बनाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, स्केलेबल बिजनेस आइडिया भी है, आप बड़े मार्केट में भी कैप्चर करें, लेकिन अगर उसको आपने मोनेटाइज नहीं किया, आपने उसकी वो ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे जहां पैसे नहीं बन सकते, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ सकती यूनिट इकोनॉमिक बेसिस पे भी, तो बहुत मुश्किल है फंडिंग होना और बड़ी कंपनी बनाना। जैसे कि आपके जो सक्सेस स्टोरीज है, चाहे अनअकैडमी हो, स्पिनी हो, और भी बहुत सारे स्टार्टअप, कैशिफाई हो, ये सारे स्टार्टअप्स तो जानते हैं, बट हमेशा आपके सारे बेट सही नहीं होंगे जी। तो जो फेल होते हैं या जो डूब जाते हैं, उनको क्या मान लो कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, या मान लो बाद में वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट वपोर्ट मिलता है, क्या होता है? क्योंकि अभी तक जो नॉर्मल जो धंधा करते हैं वो तो बैंक से लोन या ऐसे लेके करते हैं, उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें कैसे करके पैसे लौटाना है। इसमें क्या होता है स्पेशली जब फेल होते हैं? अनब देखो, हमारा बिजनेस जो है ना, वो रेपुटेशन का बिजनेस है, दोनों साइड से, एंटरप्रेन्योर की साइड से भी और इन्वेस्टर के साइड से भी। हम जो अग्रीमेंट करते हैं, सबके अग्रीमेंट होते हैं और काफी डिटेल अग्रीमेंट होते हैं, वो अग्रीमेंट अक्सर साइड कर दिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज कि दोनों साइड में अग्रीमेंट है, ब्रॉडली अलाइनमेंट है, तो चीजें चेंज हो जाती हैं। और अगर कोई साइड चाहे, एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर चाहे, तो एक दूसरे की जिंदगी खराब भी कर सकते हैं। ये हमारे बिजनेस का रूल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, क्योंकि ये प्राइवेट मार्केट है, स्मॉल मार्केट है, पब्लिक मार्केट नहीं है, तो इसमें हम लोगों की रेपुटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ऐसा होता है कि फाउंडर बहुत अच्छे एफर्ट लगाए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सब कुछ किया जो करना चाहिए था, लेकिन मार्केट में कोई चीज़ चेंज हो गई और उसकी वजह से उनका बिजनेस नहीं हुआ। जैसे एक हमारी कंपनी है स्टेज, उसका पहले बिजनेस था विटीफीड करके। तो विटीफीड बिजनेस में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, अचानक से फेसबुक ने पॉलिसी चेंज कर दी और विटीफीड का बिजनेस जीरो हो गया। तो फाउंडर की कैपेबिलिटी, फाउंडर की एग्जीक्यूशन पे तो आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, लेकिन कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हो गया। तो हमको ये पता है कि फाउंडर ने कितना दिल लगाया, कितने ज्यादा मेहनत की और कितने जतन के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अभी नहीं चलेगा। तो ये एक तरह का फाउंडर है। दूसरे तरह के फाउंडर ये भी होते हैं कि हम बोलते रहे कि देखो हम 2 साल से बोल रहे हैं तुम्हें कि ये चीज नहीं चलेगी, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। हम भी हर बार तो सही नहीं होते, लेकिन कभी कभी तो हमें पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन अगर फाउंडर ना सुने या फिर वो आराम पसंद हो, जहां हमें लगे कि मेहनत नहीं कर रहा है उसके पीछे, तो वो रेपुटेशन आपकी वीक हो जाएगी। तो फाउंडर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम इक्विटी इन्वेस्टर हैं, हमारा आपके ऊपर कुछ दे नहीं है। अगर बिजनेस बंद हो गया
तो उसके ऊपर आप कुछ ड्यू नहीं है। बैंक जैसा नहीं है कि आपकी एसेट्स पे आएगी बात, ऐसा नहीं होता क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रेपुटेशन आपकी तभी बनेगी जब आपने अच्छा एग्जीक्यूशन किया होगा, एक्चुअल में एफर्ट मारा होगा, आपने सिंसियर काम किया होगा, आपने वो सब कुछ किया होगा जो करना चाहिए। फिर मार्केट काम ना करे तो अलग बात है। आप पे जैसे कि आपने काफी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आपकी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप चाहेंगे कि जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रिपीट ना करें? देखिए, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। बहुत साल पहले IIT बॉम्बे में जब मैं था, तब हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे काम करना शुरू किया, जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन। मतलब रिसर्च को एकेडमिक लैब से लेकर इंडस्ट्री में जाना। ये आइडिया मेरे साथ रहा और 1.5 साल के बाद मैंने स्टार्टअप किया एकेडमिक वेंचर्स करके। पर आइडिया बहुत ज़्यादा चला नहीं था। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एंटरप्रेन्योर को लगता है कि आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी किसी को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट को समझना, सुनना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे एक लीन कैनवस करके फ्रेमवर्क आया है। ऐसी चीज़ों को यूज़ करके आप टाइम अपना कम वेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस पहले से बना लेंगे और उसको वैलिडेट कर पाएंगे। ये मिस्टेक बहुत सारे अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। दूसरा मिस्टेक ये करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि मैं जब परफेक्ट कर लूँगा प्रोडक्ट तब लॉन्च करूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं अरे नहीं अभी तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, अभी तो उसमें ये फीचर रह गया, वो फीचर रह गया। ऐसा नहीं है। आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, जितनी जल्दी लॉन्च करें उतना अच्छा है, और उसके बाद फीडबैक लेके और इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट आज तक बना नहीं मुझे लगता है जो कि पहली बार लॉन्च होते हैं परफेक्ट हुआ हो। कस्टमर फीडबैक के बाद ही प्रोडक्ट परफेक्ट होते हैं। तो अगर कस्टमर केयर लेके ही नहीं गए तो परफेक्ट होने का चांस नहीं मिला। ये बहुत बड़ी चीज़ है। परफेक्शन एक जर्नी है। परफेक्शन एक जर्नी है, इसमें कोई एक स्टेप नहीं है। तीसरी चीज़ जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये बोलते हैं कि बिना फंडिंग के मेरा बिजनेस चल नहीं सकता। और मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि हमारा बिजनेस सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रॉफिटेबल भी है, अच्छे से बिजनेस चलाया है, अच्छे कस्टमर हैं, रिपीटेबल है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी VC फंडिंग नहीं है। हमें सैड फील होता है। क्यों होना चाहिए? आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपके बिजनेस ग्रो कर रहा है, हर साल 50% आप ग्रो कर रहे हैं। आप देखिए 5-6 साल में कितने बड़े हो जाएंगे। प्लस आपको कोई अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, आप अपने वे में चला रहे हो। आपकी इच्छा है, अकाउंटेबिलिटी होनी अच्छी होती है जनरली, बट अगर नहीं है तो वो भी अलग बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्यों रेस करना है। वेंचर कैपिटल ना होने से आप बिजनेस बड़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये मिथ है जो बिल्कुल चाहता हूँ एंटरप्रेन्योर ऐसे ना रखें अपने दिमाग में कि फंडिंग के बिना बिजनेस बड़े हो सकते हैं। आपको बनाना आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे, दीस आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स। और एक मेरा डाउट ये था कि किस स्टेज में हमको फंडिंग के लिए अप्रोच करना चाहिए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार मैंने आइडिया सोच लिया, वो जॉब में बोलते कि यार फंडिंग मिल जाए फिर मैं जॉब छोड़ के अपने आइडिया पे काम करूंगा। बट आपके हिसाब से कौन से स्टेज में कि यार ये कौन से स्टेज में कि अब फंडिंग अप्रोच करना चाहिए और एक्चुअल में फंडिंग काम भी आएगी, नॉट फॉर द सेक कि दोस्त यार ने उठा लिया, उसने उठा लिया। एक VC होने के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो यदि एंटरप्रेन्योर किसी चीज में फुल टाइम नहीं है या एटलीस्ट रेजिग्नेशन नहीं दिया है अपने करंट जॉब से, तो मैं क्यों इंटरेस्ट लूं? मैंने तो वो खुद रिस्क नहीं, जब वो खुद रिस्क नहीं ले तो मैं रिस्क क्यों लूं? ये इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है ये फेयर प्रिंसिपल है। अगर आपने जॉब नहीं, आपको जॉब में कंटिन्यूड हैं आप, तो शायद पॉसिबल है कि आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। आपका कितना भी अच्छा आइडिया हो, कुछ भी कर रहे हो। एक और भी चीज है, अगर आपके पास ऑलरेडी बैकडोर है तो फिर मेरे पास तो कोई बैकडोर नहीं है। मेरा तो पैसा गया ही बिजनेस में। आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आपके सेकंड ऑप्शन है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव टू बर्न ऑल द ब्रिजेस बिफोर यू स्टार्ट अप। और आपने बहुत बार बोला कि मार्केट साइज बड़ा होना चाहिए और देन ओनली VC का फायदा है। बट ये मार्केट साइज पता कैसे करें? मतलब इसके भी दो है। एक तरफ होता है कि हम ई-कॉमर्स कर रहे हैं तो हम सबको ही टारगेट कर रहे हैं, आप बोल दोगे कि यार पूरा इंडिया टारगेट है। बट दूसरी तरफ आप बोलोगे कि नहीं यार, जो जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सिर्फ वही टारगेट है। तीसरा लोग बोलेगा नहीं यार, जिसका मोबाइल है, इंटरनेट है, प्लस इतना इनकम है, तब टारगेट है। तो फाउंडर तो सोच रहा है कि यार मैं सबको टारगेट करूंगा, और दूसरे लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। तो एक्चुअली टैम ढूंढे कैसे? क्योंकि वो नहीं ढूंढा तो फिर तो गलत होगा। देखिए, टैम जो है वो काफी हद तक ऑब्जेक्टिव चीज है। अगर हम अपने यूजर की बात करें तो यूजर की प्रोफाइल को अगर आपने डीपली स्टडी किया है तो आपको पता लग जाएगा टैम क्या है। कई बार ऐसा होता है, आप बोलेंगे मोबाइल फोन हमारे मार्केट है, मोबाइल फोन यूजर हमारा मार्केट, ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि पे नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो एक्चुअल यूजर है उसकी प्रोफाइल देख के आपको टाइम बनाना चाहिए।
दैट्स अ राइट वे ऑफ डूइंग इट, कि टैम वो है जो एक्चुअल यूजर है, जिसको आप ऑलरेडी पहुंच गए हैं, जिसके पास, जो आपके ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो राइट टैम है। दूसरी बात ये बात भी है कि टैम जो है वो डिबेटेबल सब्जेक्ट है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कंपनी बहुत अर्ली है तो किसी और मार्केट में चली जाएगी और वहां का टैम भी ऐड हो जाएगा इस बिजनेस में, ऐसा भी होता है। सो सिर्फ टैम के बेसिस पर ज्यादातर वीसी लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। आप अगर टाइम बड़ा भी होगा तो भी जरूरी नहीं कि आपकी फंडिंग हो ही जाए। अर्पित, ये मैं पूछ रहा था कि जब शुरुआत में एक बंदा स्टार्टअप करता है, वो बहुत फैसिनेटेड होता है अपने आइडिया के लिए। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि यार अमीर बन जाएंगे, फेम मिलेगा। अगर आप टॉप रिच लिस्ट भी देखेंगे, अब सब एंटरप्रेन्योर्स ही हैं जी। बट एक्चुअल में तो बहुत मेहनत होती है। बट आपने इतने एंटरप्रेन्योर से मिले, तो ओवरऑल लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है आपके हिसाब से? देखिए, लाइफ एज एन एंटरप्रेन्योर ना, जब जो थोड़े से फंडिंग से कर लेते हैं, उनके पास अब बिजनेस चला रहे हैं, थोड़ा स्केल अप हो गया है, लाइफ एज एन एंटरप्रेन्योर इज फुल ऑफ नर्वसनेस। वो हर समय ना उनको नर्वसनेस ही होती है, और वो नर्वसनेस होते होते कभी कभी कुछ अच्छी डील क्लोज हो गई, एक फंडिंग राउंड क्लोज हो गया, तो ऐसे इंपल्स ऑफ जॉयज आते हैं। बाकी नर्वसनेस होती है। क्यों होती है पता है? आप किसी भी स्टेज में हो, किसी भी स्केल पर हो, आप किसी को ये भी पिच कर रहे हो कि मेरा बिजनेस बहुत सॉलिड है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ज्वाइन करना चाहिए, और वो कस्टमर को पिच कर रहे हो मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, लेकिन उनको पता है कि अंदर कितना फटा हुआ है। हाँ, वो ये याद है कि जो बतख जैसे होता है, ऊपर से काम, नीचे से वो बहुत सारा काम तो चल रहा है और एक्चुअली ब्रेक भी हो सकता है। और जब आप पिच भी कर रहे हैं ना, तो भी आपके दिमाग में 4 चीजें घूम रही होंगी। ओ ये भी रह गया था, ओ ये भी रह गया था, ओ ये भी रह गया था। तो जब आप सोते हैं रात को थक हार के, बहुत सारा काम करने के बाद सोते हैं, तब भी आपके दिमाग में वही चल रहा होता है, यार ये कर लिया था, ये रह गया था, ये नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। और ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे ये इनग्रेन हो जाती है एक तरह की नर्वसनेस में। क्योंकि कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी जाते हैं। हाँ, पर ये नर्वसनेस जो है, ये एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी स्केल पर आप जाएंगे वो नर्वसनेस रहती ही है। बहुत साल के बाद लोग उसको अभी लाइफ का पार्ट मान के मैनेज कर पाते हैं, लेकिन शुरू में तो ये टाइट मुश्किल होता ही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ कैसी है? बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आपकी सही हो जाएं, तब बहुत सारी चीजें जब सही हो जाएं, तब आपकी लाइफ अच्छी दिखती है। तो वो आपको हमेशा ये रेस लगी रहती है कि उन सबको एक एक करके अलाइन करना है, सारे बतखों को एक साथ अलाइन करके शूट करना है। ये बहुत मुश्किल काम है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नर्वसनेस है। दूसरी चीज ये है, एंटरप्रेन्योर जो स्केल करता है वो तभी स्केल कर पाता है जब उसकी अपनी एबिलिटी हो अपने आप को री इन्वेंट करने की। देखिए, ऐसा नॉर्मल होता है कि हम 10 साल में 10x बेटर हो गए, तो आप भी हुए होंगे 10 साल में, मैं तो 10 साल में 10x बेटर हो गया। लेकिन एंटरप्रेन्योर से एक्सपेक्टेशन होती है कि 10 साल में या 7 साल में 1000 गुना बेटर हो जाए। वो तब हो सकता है जब वो अपने आप को री इन्वेंट करे, अपने सारे जो किसी भी व्यक्ति की जो हैबिट्स हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, जिसको हम ओएस बोल सकते हैं, वो ओएस को चेंज करना पड़ेगा, जो कि काफी डिफिकल्ट है, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि हम पर्सनली चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हाँ, स्टेबल हो, सेम चीज होती रहे, रूटीन बना रहे, राइट। हम स्टेबल चाहते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर को जो स्केल अप करते हैं वो अगर वो रूटीन चाहेंगे तो स्केल अप नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो होती है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, जो बहुत हार्ड होती है, कि क्योंकि आप बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें आपका बहुत दिल और आपके इमोशन लगे हुए हैं, तो ऐसा बहुत देखा है मैंने कि उसकी सक्सेस और उसकी फेलियर से आपके मूड्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से आपके बाकी लाइफ में, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी ऑल पर्सनल लाइफ हो, या आपकी हॉबीज हो, उन पे बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। होना नहीं चाहिए। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा होता है, जो होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज दैट कि होता ही है। हो सकता है हम वीसीज भी इतना प्रेशर डालते हो कि थोड़ा बहुत तो हमारा इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन होता है, ये मैंने देखा है। तो शायद पॉसिबल है कि एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें कि हेल्थ को या फैमिली को थोड़ा बैलेंस में लाना जरूरी है। ये माना जाए कि ये स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, तो शायद लोग इसमें बेटर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप करते हैं तो वो ये सब सोचते नहीं हैं, चाहे वो कितने भी एज में, कितने मैच्योर लोग हों, लेकिन ऐसे सोच नहीं पाते हैं। हाँ, ये चैलेंजेस हैं एंटरप्रेन्योर के। एक आपने भी बोला कि जैसे कि टियर 2 टियर 3 टाउन से काफी स्टार्टअप्स आते हैं। जी हाँ। उनका ये होता है कि यार फंडिंग मिल जाए या उससे पहले मीटिंग हो जाए। बट जैसे कि हमारे भी काफी व्यूअर्स होते हैं टियर 2 टियर 3 टाउन में, उनका भी कंसर्न ये होता है कि यार
हम वीसीज को रीच ही नहीं कर पाते हैं। वो IIT-IIM वालों के तो दोस्त यार होते हैं, कनेक्शन होते हैं, उनको एक्सेस मिल जाता है। हम मेल करते हैं या मैसेज करते हैं, हमें रिप्लाई नहीं आता है। तो एक नॉर्मल बंदा जो कि मे बी प्रीमियम कॉलेज से नहीं है या फिर डायरेक्ट एक्सेस नहीं है वीसीज को, वो कैसे वीसीज को अप्रोच कर सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैंने इस सवाल पे बहुत सोचा है। मैं NIT त्रिची से हूँ, जो है तो Tier 1 कॉलेज, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पे इतने बड़ा नाम नहीं है आज की तारीख। मैंने तो ये भी देखा है कि NIT त्रिची वाले भी स्टार्टअप इतनी सारे नहीं करते हैं और उनको भी रीच आउट करने में प्रॉब्लम होती है, जबकि नेटवर्क तो भाई बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली होता यह है कि अगर आप चाहेंगे, अगर आप पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा। जैसे कि क्या सही तरीका है, हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हम लोग ईमेल पे एक्टिव हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी ईमेल का जवाब नहीं आया हो, आपने 10 ईमेल भेजे हो, उस पर 4 का रिस्पॉन्स नहीं आया हो या 6 का रिस्पॉन्स नहीं आया हो, लेकिन रिस्पॉन्स तो कभी ना कभी आता ही है। फिर इसके अलावा आप क्या लिख रहे हैं मेल में जिसका कि जवाब देना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपने जो मेल में लिखा बहुत अच्छा लिखा, लेकिन सामने वाले जिसको मेल पढ़ा उसको लगा इतना अच्छा नहीं है, कोई वैल्यू तो नहीं ये तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं आता, हम लोग सारी मेल पढ़ते हैं। आज भी मैं मेल पढ़ता हूँ, आज मैं जो मेल बॉक्स क्लियर करता हूँ, जो लोग कोल्ड ईमेल भी लिखते हैं उनका भी रिस्पॉन्स जाता है। ज़्यादातर वीसी फर्म से रिस्पॉन्स आता है। अगर नहीं आता है तो सोशल मीडिया पे जाइए, लिंक्डइन पर जाइए, ट्विटर पे जाइए, आपको रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा नहीं है आज की तारीख में कि रिस्पॉन्स नहीं आते हैं या फिर लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। एक और भी चीज़ है, हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि जो लोग हमें किसी रेफरल के थ्रू अप्रोच करते हैं, जैसे आज हमारे पास कम से कम 300-400 फाउंडर्स हमारे नेटवर्क में हैं। इन 400 फाउंडर्स के साथ कोई रिलेशनशिप निकाल के या उनसे रिक्वेस्ट करके आप रीच आउट करेंगे तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। या ऐसे कोई इन्वेस्टर जो हमारे साथ काम किए हों, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमें जो डील्स आती हैं उसमें से अच्छी कौन सी हैं, और टिपिकली रेफरल डील ज़्यादा अच्छी होती है, तो हमारा फोकस भी ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं आता है, आता है, और आप अगर एंगेज करेंगे धीरे धीरे रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो जैसे कि आपने बोला कि आपका मेल का कंटेंट क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेरा सवाल ये है कि जब वो पिच डेक कोई फाउंडर बनाता है, उसमें क्या क्या चीज़ों का उसका ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपका रिस्पॉन्स मिलना या वीसी से इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप में ऐसा क्या यूनिक है मेरे पर्सपेक्टिव से। अगर आप ये लिखेंगे तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आने का चांस है। आपने कोई चीज़ पास्ट में ऐसी की हो, आप किसी ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ से आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है, या आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई हो जिसमें आपका IP हो, तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करती हैं चांस रिस्पॉन्स आने का। फिर दूसरी चीज़ है, आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो नेशनल स्केल पे यूनिक कितना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि भिलाई में कोई प्रोडक्ट यूनिक है, जैसे जोमेटो की सर्विस पता नहीं शायद होती होगी भिलाई में, लेकिन अगर नहीं है आपके टाउन में तो आपने जोमेटो की सर्विस आपके टाउन में चालू की तो वो यूनिक नहीं है, क्योंकि किसी भी समय जोमेटो वहां आ सकता है, राइट? जब उनको लगेगा कि मार्केट है तो आ सकता है, तो वो यूनिक नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो भिलाई में नहीं, मुंबई में और दिल्ली में भी यूनिक है, तब शायद रिस्पॉन्स आने का चांस इंप्रूव होता है। इसके अलावा एक मेल भेज के आप एक्सपेक्ट करें कि रिस्पॉन्स आ जाएगा तो शायद पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे एंगेज करिए, आएगा। एक सवाल ये था कि जैसे कि जो फाउंडर्स होते हैं उन पे तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर होता है कि रिटर्न्स लाना है, ये ग्रोथ शो करना है, ये सब कुछ। क्या वैसे प्रेशर इन्वेस्टर्स भी फील करते हैं? बिल्कुल करते हैं ना। हम भी तो किसी और का पैसा मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे बहुत सारे VC फंड्स हैं, सोवरन वेल्थ फंड्स हैं जो ब्लूम के वेंचर्स के पार्ट हैं, उनको हमें जवाब देना है। हमसे हर क्वार्टर में सवाल पूछते हैं, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप किसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, वो पूछते हैं हमसे। तो देखिए, जवाब तो हर किसी को देना पड़ता है, अनलेस कि वो आपने पैसा कमाया हो, और जब तक आप पैसा कमा रहे हैं तो आपने जवाब दिए होंगे। बिल्कुल। और उसके बाद आपके पैसे हो गए तो आप कुछ नहीं करते हैं, चलिए ठीक है, वो आपके पैसे हैं, आप आपको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपने किसी और का पैसा मैनेज करना है तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा रूल है दुनिया का, और ये सही भी है, होना भी चाहिए। तो हाँ, हमें जवाब देना पड़ता है। हमसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब तो खैर सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो गई है, पर पहले संजय और कार्तिक ने जब 10-12 साल पहले शुरू किया था VC फर्म, तो उनको तो बहुत सारे सवाल ये पूछे जाते थे कि भाई ये तो होता ही नहीं इंडिया में, आप कहाँ पीछे पड़े हो, क्या कोशिश कर रहे हो, तो चीज़ चलती नहीं है, हम रियल एस्टेट में कर देंगे, हम FD में कर देंगे। तो ये सारे सवाल तो अब थोड़े कम होते हैं, इकोसिस्टम मैच्योर हो गया है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। और दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योर्स के तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
और हम वीसी साइड में देखें, आपको कंटिन्यूसली फंड रेज करने, पूल स्टार्टअप का पूल भी उतना है, बट वीसीज भी फंड रेज कर रहे हैं, तो आपको भी बेस्ट डील चूज करनी है। तो वीसीज की लाइफ कैसी होती है? क्या वो भी उतनी हैपनिंग होती है एंटरप्रेन्योर जैसी, या उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है? हम लोगों को ना, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डेरिवेटिव, तो हम लोग डेरिवेटिव इम्पैक्ट में हम लोग स्लोप के हिसाब से चलते हैं। जब एंटरप्रेन्योर का मूड अच्छा चल रहा है तो हम अच्छे रहते हैं, और हम लोगों के पास हमेशा पोर्टफोलियो होता है, मान लीजिए 10 कंपनी का 20 कंपनी का पोर्टफोलियो है, तो सब में सब जगह तो हमेशा फटा नहीं रहेगा, कभी कुछ ऊपर होगा, कभी कुछ नीचे होगा, तो हमें वो एवरेज का फीलिंग आती है। बट हम लोग भी इमोशन तो फील करते ही हैं ऐसे। हम और देखिए, ये कई बार ऐसा देखा जाता है, लोग सोचते हैं कि वीसीज का मेन बिजनेस इन्वेस्ट करना है, जबकि एक्चुअली वीसीज का बिजनेस इन्वेस्ट करना नहीं है। वीसीज का बिजनेस स्टार्टअप्स को मैनेज करना है। मेरा 50% से ज्यादा टाइम पोर्टफोलियो में जाता है, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे फाउंडर की कोई नीड हो, चाहे उसके बारे में सोचना हो, चाहे एनालिसिस करनी हो, चाहे नेटवर्किंग करनी हो, उनके रिलेटेड उसमें जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वेंचर कैपिटल की लाइफ का। स्टार्टअप को मैनेज करना है, पोर्टफोलियो उनको वैल्यू ऐड करना है, उनको हेल्प करना है जिससे कि वो कंटिन्यूसली ग्रो कर पाएं। कभी फाउंडर की मेंटरिंग करनी है, कभी उनको कुछ एडवाइस करनी है स्ट्रैटेजिक बेसिस पर, कभी उनके लिए रिसोर्सेज खड़े करने हैं। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। करीब मेरा 20 से 30% टाइम जाता है नई कंपनी से मिलने पर, करीब 30 से 40% टाइम जाता होगा। और रिसर्च भी हमें करनी है, हमें नए ट्रेंड्स भी पता करने हैं, वो सब हमें करना पड़ेगा। हमारे पास टीम होती है करने के लिए। और बाकी 5-10% टाइम इधर उधर बहुत सारी इकोसिस्टम एक्टिविटीज़ हैं, हमें मार्केटिंग करनी होती है, तो वो सब चीज़ों में टाइम जाता है। पर रफली 2 पार्ट हैं, और बहुत बड़ा पार्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बोलते नहीं हैं, बट एक्चुअली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है देखा जाए तो। और क्योंकि आप कंसिस्टेंटली 7 साल 10 साल 15 साल उन स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका इम्पैक्ट वो फाइनल एक्नॉलेज भी करता है, जो आपको देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर किसी को आपकी तरह वीसी बनना हो, हाँ, तो तब क्या स्किल्स होना चाहिए, या क्या मतलब पढ़ाई करनी चाहिए जिसमें कि वो भी वीसी बन सकता है? देखिए, मेरी लाइफ तो एक एवरेज वीसी जैसी रही नहीं। मैं स्मॉल टाउन से आया हूँ, आगरा से, और उसके बाद से मैं आगरा में तो नहीं रहा, लेकिन बहुत साल तक सब जगह दिल्ली, पूना, बैंगलोर, त्रिची, सब जगह रह चुका हूँ। मेरी लाइफ तो एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में 2007 में 6 में हम लोगों ने स्टार्टअप पे एंगेजमेंट करना शुरू किया, हेड स्टार्ट नेटवर्क शुरू किया। तब से मुझे लगा कि स्टार्टअप मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस फील्ड में काम करना है, और धीरे धीरे उस डायरेक्शन में चलता गया। तो आई एम हियर वेयर आई एम। तो एक बेस्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई यंगस्टर है जो कि कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट किया है और उसको स्टार्टअप में जाना है, तो अनफॉर्चुनेटली वेंचर कैपिटल में इंडस्ट्री हमारी बहुत छोटी है। इस छोटी इंडस्ट्री में घुस पाना एक्चुअली आपके अगेंस्ट बहुत मुश्किल है, घुस पाना मुश्किल है। बहुत सारे फर्म्स हो गई हैं, तो आई एम श्योर इट इज नाउ ईजियर देन अर्लियर, बट फिर भी मुश्किल है। जो चीज़ आपको मैक्सिमाइज कर सकती है वो ये है कि आप एंगेजमेंट रखें, आप लोगों को ये बताते रहें कि आपको स्टार्टअप की दुनिया में क्यों इंटरेस्ट है। आप ऐसी चीज़ करके बताएं, जैसे कि बहुत सारे लोग ब्लॉग लिखते हैं, कुछ लोग पॉडकास्ट करते हैं, कुछ लोग और भी कुछ चीज़ करते हैं, जिससे कि आपके इंटरेस्ट को आप एक्सपोज कर रहे हैं, सामने वाले को मौका दे रहे हैं आपके एनालिसिस को एनालाइज करने का। ये आपने तरीका ढूंढा। फिर आप जाके नेटवर्किंग करेंगे। आपकी वेरियस इंडस्ट्रीज के इवेंट होते हैं, स्टार्टअप सैटरडे जैसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, पूरे देश में इवेंट होते हैं। वहाँ जाके इवेंट में जाके आप नेटवर्किंग करेंगे, और धीरे धीरे आपको उस डायरेक्शन में पढ़ने का मौका मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर हमारी जो रिक्रूटमेंट होती है वो लिंक्डइन और नौकरी पे नहीं आती है, तो ये प्राइवेट नेटवर्क में ही हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको प्राइवेट नेटवर्क का पार्ट बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे बहुत सारे रिज्यूमे मुझे हर रोज ही कोई ना कोई लिखता है कि मुझे आपकी फर्म में काम करना है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से नो, बिकॉज ज़्यादातर जगह फिट नहीं होती। बेसिकली आपका कनेक्शन बिल्ड करके नेटवर्किंग के थ्रू ही होगा, और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको स्टार्टअप में बहुत स्ट्रांग इंटरेस्ट है। ओके तो आप इंटर्नशिप करिए स्टार्टअप में, स्टार्टअप के बारे में लिखिए, पढ़िए, या स्टार्टअप में जॉब करिए, तो ये चीज़ें आपकी इंप्रूव हो सकती हैं, चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं कि आपको वेंचर कैपिटल आने का मौका मिलेगा। तो अर्पित, थैंक यू, आपने इतना वक्त दिया, एंड होपफुली हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी वीसी फंडिंग उस सारे के एंगल्स में पर्सपेक्टिव समझ आया होगा कि कैसे स्टार्टअप बिल्ड करना है, कैसे पिच डेक तैयार करना होगा, एंड होपफुली और भी बढ़िया पिचेस आप तक आएंगे हमारे कम्युनिटी मेंबर से। एंड ऑल द बेस्ट, आप और आगे बढ़िए और ऐसे और ज़बरदस्त स्टार्टअप्स को फंड करिए। थैंक यू, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। सेम हियर, थैंक यू।